जब अमेरिका में बुरे दिन आते हैं तब भारत में अच्छे दिन आते हैं। तेल के प्राइसेस पीस की वजह से कम हुए हैं, लेकिन इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन अभी भी क्यों है? हाय एवरीवन, मेरा नाम पर्व है एंड आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज अपन यूएस इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करने वाले हैं। यूएस इकोनॉमी में अभी क्या चल रहा है, यूएसए में क्या चल रहा है और इससे इंडिया में क्या इम्पैक्ट होने वाला है, सब जानने वाले हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहली चीज़, जो मैंने अभी आपसे दो सवाल करे थे स्टार्टिंग के अंदर, उनका जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, लेकिन आपको एंड तक रुकना पड़ेगा। अच्छा, हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी भैया, क्या कि इंडिया में है ना इन्फ्लेशन हो रहा है, लेकिन क्या इंडिया में ही इन्फ्लेशन हो रहा है? नहीं, बहुत सारी कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन हो रहा है। तो CPI यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दैट इज CPI, ये हो रहा है इंक्रीज। अभी CPI मतलब क्या होता है भैया? CPI मतलब ये होता है कि भैया आप जो कंज्यूमर है, जो नॉर्मल गुड्स को कंज्यूम करते हैं, उनका प्राइसेस किस रेट से बढ़ रहा है, इसी को नापने के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। ठीक है, ये अब ये बिल्कुल इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, प्राइसेस कमोडिटी के गुड्स के बढ़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलती है, CRB, कंज्यूमर रिसर्च ब्यूरो, यानी कि एक ऐसा ब्यूरो है जो कि कंज्यूमर के ऊपर रिसर्च करता है। ये क्या देखता है? ये देखता है कि भाई जो मेन प्रोमिनेंट गुड्स हैं, जैसे कि गोल्ड, ऑयल, उनके प्राइसेस किस तरह कैसे राइज हो रहे हैं, ये देखता है। अगर बात करें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की या फिर CRB की, 36% से राइज हुआ है। तो हम इसको अगर देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि यार ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, इसलिए इंक्रीज़ हुआ है। मगर आप लोगों को जानकर के शौक लगेगा कि ऑयल की जो CRB है वो केवल 23% से बढ़ी है, और अभी कुछ वक्त में भैया ये 15% से गिरी है। तब भी भैया ये क्यों बढ़ रहा है? इसका आंसर तुम्हें वीडियो के लास्ट में मिलेगा। ठीक, अब CRB का काम क्या है? ये आपको इन्फ्लेशन को मेज़र करता है कि इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है, क्या इन्फ्लेशन हो रहा है, सबको मेज़र करता है। ठीक है, ठीक है भैया। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, डेट इज़ WPI। अब WPI क्या है? W मतलब होलसेल, P मतलब प्राइस, I मतलब इंडेक्स। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी भैया आप होलसेल में कोई रॉ मटेरियल खरीदोगे, उससे आप फिनिश्ड गुड बनाओगे, तो इसका जो प्राइस में जो इन्फ्लेशन होगा, जो भी ये प्राइस बढ़ेगा, उसी को नापने के लिए अपन यूज़ करते हैं WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब जब WPI बढ़ता है तो उसके कुछ महीनों बाद CPI ऑलरेडी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया अगर जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस है वही इंक्रीज़ करेंगे, तो ओवरऑल भैया जो आपका कंज्यूमर गुड कंज्यूम करने वाला है, फिनिश्ड गुड होने वाला है, उसके प्राइसेस डेफिनेटली इंक्रीज़ करने वाले हैं। ये इसका रीज़न है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ समझते हैं कि भैया दुनिया में इन्फ्लेशन हो रहा है, बट इन्फ्लेशन है ना हमेशा के लिए नहीं होता, कुछ समय के लिए ही होता है। क्या मतलब? मैं हल्का सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो कुछ इन्फ्लेशन होता है ना, वो कुछ समय बाद आता है भैया, नॉर्मल हो जाता है। आफ्टर सम टाइम नॉर्मल हो जाता है। क्यों? इन्फ्लेशन होता क्यों है? देखो, पूरा खेल है डिमांड एंड सप्लाई का। तो अगर डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़नी चाहिए, बट होता क्या है भैया, डिमांड बढ़ रही है मगर सप्लाई अगर कम हो रही है
तो भैया एक गैप आ जाता है कि लोग डिमांड तो बहुत कर रहे हैं कि भैया हमें गोल्ड चाहिए, लेकिन गोल्ड की सप्लाई ही नहीं है, तो भैया उसकी डिमांड बढ़ते रहेगी, लोग कम्पीट करते रहेंगे। भैया मैं तो आपको 10 रुपये दे दूँगा। एक एग्जाम्पल लेते चलो, एक चिप्स का पैकेट है भैया, 10 चिप्स के पैकेट है, 10 लोग हैं, एक चिप्स का पैकेट का प्राइस है 10 रुपये और लोगों के यहाँ से 10 रुपये, ठीक है। ये एग्जांपल मैं आपको आगे भी देने वाला हूँ, थोड़ा सा समझना भैया। अब क्या हुआ, चिप्स की डिमांड बढ़ गई, लोगों को चिप्स चाहिए लेकिन सप्लाई है ही नहीं। तो लोग बोलेंगे भैया मैं तो आपको 20 रुपये दे दूँगा, लेकिन मेरे को चिप्स के पैकेट दे दो। कोई और बोलेगा 30 दे दूँगा, कोई और बोलेगा 50 दे दूँगा। तो प्राइसेस बढ़ते रहेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा। ये आपको आगे भी समझाऊँगा, ठीक है, ठीक है। अब जब डिमांड बढ़ी, सप्लाई बढ़ी, कभी ना कभी सप्लाई तो आएगी वापस से। तो जब डिमांड बढ़ी थी, सप्लाई कम थी, तो इन्फ्लेशन हो गया। लेकिन डिमांड भी बढ़ेगी, सप्लाई भी अगर स्टेबल हो जाएगी तो इन्फ्लेशन नहीं होगा। लेकिन इन्फ्लेशन कंटिन्यूअस कब होगा, जब मनी सप्लाई होता है। अब बात करते हैं अमेरिका के बारे में। तो अमेरिका में भैया WPI 3% से 8% आ चुका है, और ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नंबर है। 3% से 8% भैया WPI जा रहा है, यानी इससे भैया क्या हो रहा है, प्रोडक्शन प्राइस बहुत भयंकर हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अब एक वक्त था, अभी भी वो वक्त है, जब क्या कर रहे हैं भैया, जो बिजनेसमैन है वो इंडिया से पैसा निकाल रहा है, अमेरिका में लगा रहा है। क्यों? रीज़न बहुत सिंपल है। पहला रीज़न AI का बूम, यानी AI एनेबल्ड काफ़ी सारी सर्विसेज आ रही है यहाँ पर, जो AI का हेल्प लेकर के भैया अपने प्रोडक्शन को बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। ये रीज़न है। लेकिन जो सेकेंड रीज़न है, वो मेन रीज़न है, इसके पीछे एक्सप्लेन करता हूँ। सेकेंड रीज़न क्या है भैया, इन्फ्लेशन कम हो रहा था भैया, अमेरिका में इन्फ्लेशन कम हो रहा था। इससे क्या हो रहा था, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा था। जब इंटरेस्ट रेट कम हो रहा था तो डिमांड, लोग क्योंकि लोन लेकर के यहाँ पर खर्चा करते हैं, तो डिमांड भैया बढ़ रहा था, तो भैया मार्केट भी काफ़ी बढ़ रहा था। इसलिए लोग जो इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन है, वो भैया आके मार्केट बढ़ने के चक्कर में US पहुँच गए थे, ठीक है, इंडिया से पैसे निकाल करके। अब एक और चीज़ यहाँ पर, जब इंटरेस्ट रेट गिरता है ना, तो शेयर मार्केट के प्राइसेस 10% से बढ़ते हैं। तो लोगों को लगा कि भैया पैसा लगा देते हैं शेयर मार्केट में, इसलिए आते हैं। नेक्स्ट, अब भैया क्वेश्चन आते हैं कि CPI बढ़ा क्यों, WPI CPI बढ़ा क्यों, इसके बारे में बात करते हैं हल्के से अपन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, CPI बढ़ क्यों रहा है, यहाँ से इंडिया को भी सीखने की काफ़ी ज़रूरत है, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं भैया, वाई CPI राइज, CPI बढ़ क्यों रहा है, बात करते हैं। देखो अमेरिका में ना फिस्कल डेफिसिट बढ़ा है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ा है। अब इसको समझते हैं, फिस्कल डेफिसिट है क्या। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल यानी कि लोन, डेफिसिट यानी कि भैया कमी। अब क्या हो रहा है, जो अमेरिका है खर्चा कर रहा है, चीज़ें खरीद रहा है, बट उसके पास जो पैसा आ रहा है ना, टैक्सेस से, लोन्स से, मतलब टैक्सेस से आ रहा है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कम है, मगर उनको लोन लेना पड़ रहा है अपनी डिमांड को इंपोर्ट करने की, चीज़ों को इंपोर्ट करने के लिए। तो जो लोन लेना पड़ रहा है भैया, वही आपका फिस्कल डेफिसिट है। यानी कि आप उनको फॉर एग्जांपल लेते हैं भैया, अमेरिका को भैया 10 kg गोल्ड चाहिए, प्राइसेस कितना, $100, मगर भैया इनका ट्रेड से, टैक्सेस से भैया आया $90, तो यहाँ पर डेफिसिट कितना हो गया, $10 का, ठीक है। तो $10 के लिए क्या करेंगे, लोन लेंगे, तो ये फिस्कल डेफिसिट है। तो अमेरिका का फिस्कल डेफिसिट भयंकर तरीके से बढ़ रहा है। यही प्रॉब्लम क्या चल रही है कि अब फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, पैसा कहाँ से लेंगे, पैसा लेते हैं भैया फेड से। अब फेड क्या होता है, ये आपका होता है भैया फेडरल रिजर्व। और फेडरल रिजर्व क्या है, फेडरल रिजर्व कुछ नहीं, सेंट्रल बैंक है ऑफ US।
कि यूएस का सेंट्रल बैंक है। तो जब फिजिकल डेफिसिट होता है, लोन लेंगे, लोन के लिए पैसा कहाँ से लेंगे? फेड से। फेड क्या है? फेडरल रिजर्व है। फेडरल रिजर्व कुछ नहीं, सेंट्रल बैंक ऑफ यूएस है। ठीक है, ठीक है। तो क्या हो रहा है? फेडरल रिजर्व भैया मॉनेटाइज करेगा। फेडरल रिजर्व मॉनेटाइज करेगा। भैया कोई पैसा आया, लोन लेगा, उसको मॉनेटाइज करेगा कि भैया लोन है, मैं पैसे देता हूँ, आप पैसे रखो। तो मैंने मॉनेटाइज कर दिया। ठीक है, ठीक है भैया। अब जब मॉनेटाइज करेगा तो भैया नए डॉलर्स आएंगे, पैसे देगा तो नए नए डॉलर्स को छापेगा, नए नए पैसे देगा, नए डॉलर्स देगा। समझे? समझे। अब क्या हो रहा है? नए डॉलर्स आए तो कमाई तो कम है, मगर घाटा ज़्यादा है, तो लॉस से ज़्यादा है लेकिन कमाई कम है। इससे क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि इन्फ्लेशन से बढ़ तो रहा है लेकिन घाटा क्यों हो रहा है? कि ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा नोट आप छापोगे उतना आपकी वैल्यू कम होती जाएगी और कमाई आपकी ऐसे ही कम है। ठीक है, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पर समझते हैं हल्का सा अपन, इसी के अंदर समझते हैं। अब जो आपका फेडरल रिजर्व है क्या करता है भैया? वो आपका खरीदता है बॉन्ड्स और फिर एफडी कह लो, फिक्स्ड डिपॉजिट, फिर बॉन्ड खरीदता है। सबसे पहले बॉन्ड्स का मतलब समझाता हूँ। देखो भैया, इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है? डायरेक्ट यहाँ पर हमने क्या करा था? लोन लिया था। देखो लोन लिया था, मगर इधर का एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। इंडियन गवर्नमेंट को कोई प्रोजेक्ट करना है, कोई हाईवे बनाना है। अगर कोई हाईवे बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? मनी चाहिएगा। तो क्या करते हैं? बॉन्ड्स निकालते हैं कि भैया ये एक बॉन्ड है, 10,000 का बॉन्ड है, इसको आप खरीद लो, हम आपको 7% का यहाँ पर इंटरेस्ट रेट देंगे 5 साल तक। अब बॉन्ड खरीद दो, हमें 10,000 रुपये दे दो। अब जब आप हमें 10,000 रुपये दोगे, हम आपको ये बॉन्ड दे देंगे। अब ये बॉन्ड लेके जाना, हम आपको हर साल इस बॉन्ड पे 7% का इंटरेस्ट रेट दे देंगे। तो ये बॉन्ड से पैसा आता है। और जब बॉन्ड से पैसा आता है तो क्या करता है भैया? फेडरल रिजर्व यानी फेडरल जो रिजर्व यानी सेंट्रल बैंक है यूएस का, वो नॉर्मल बैंक से बॉन्ड लेता है। नॉर्मल बैंक से बॉन्ड लेता है तो उनको पैसा देना पड़ेगा उसको। और जब फेडरल रिजर्व पैसे देता है तो वो नए नोट देता है, नए डॉलर देगा, यानी डॉलर इन इकोनॉमी, यानी फ्रेश डॉलर आ रहा है इकोनॉमी के अंदर। समझे? क्योंकि आपका फेडरल रिजर्व, आपका सेंट्रल बैंक जब दूसरे बैंक को पैसे देगा बॉन्ड्स के रिटर्न के अंदर, तो भैया क्या क्या देगा? वो फ्रेश डॉलर्स देगा। ठीक है, तो अब हम समझते हैं भैया क्या? क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, क्यूटी। क्वांटिटेटिव टाइटनिंग का मतलब क्या होता है? देखो, ये गवर्नमेंट जब करती है, जब उनको पैसा कंट्री से चूसना है, यानी जब पैसा उनको पूरे कंट्री से, इकोनॉमी से निकालना होता है, तो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग करती है। क्या होता है इसके अंदर? देखो, पहले अपने जब देखा था क्या कर रही थी सेंट्रल बैंक, ये सेंट्रल बैंक था, ये नॉर्मल बैंक था। तो सेंट्रल बैंक नॉर्मल बैंक से बॉन्ड परचेज कर रही थी, मगर इस केस के अंदर सेंट्रल बैंक नॉर्मल बैंक, अब सेंट्रल बैंक बॉन्ड सेल कर रही है। अब यहाँ पर सेंट्रल बैंक बॉन्ड को सेल करेगी, तो जब सेंट्रल बैंक बॉन्ड को सेल करेगी तो नॉर्मल बैंक भैया सेंट्रल बैंक को पैसा देगा और जो डॉलर्स इकोनॉमी में था वो कम हो जाएगा। ठीक है, इससे डॉलर की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, जब पैसा कम होगा, डॉलर कम होगा, तो इन्फ्लेशन भैया कम होगा, तो पैसा ही नहीं है, खरीदोगे क्या? ठीक है, एक सवाल आता है कि भैया जो अमेरिका है, अमेरिका ने 2024 से 2025 तक क्यूटी चलाया, यानी कि भैया क्वांटिटेटिव टाइटनिंग करी। क्यों? क्योंकि अमेरिका में क्या प्रॉब्लम आ गई थी कि जो उनका जो नॉर्मल इन्फ्लेशन था 2%,
उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया था। 2% से बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया था। इन्फ्लेशन को कम करने के लिए उन्होंने QT करा, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग करी। इससे क्या हुआ, मनी कम, डॉलर कम हो गया, इन्फ्लेशन कम हो गया। तो इन्फ्लेशन को स्टेबल करने के लिए भैया QT करा गया था। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होती है कि 2026 में क्या हुआ, उन्होंने लिक्विडिटी बढ़ा दी, यानी कि मतलब बहुत सारा कैश US इकोनॉमी में लिया, यानी इससे इन्फ्लेशन भैया क्या होगा, अगर भैया कैश बहुत ज़्यादा आ गया, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा आएगा, लोग डिमांड करेंगे, इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? क्या इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा कम हो गया था? नहीं, कैश कम हो गया था। कैश था ही नहीं लोगों के पास, कैसे खरीदेंगे? तो कैश काफ़ी कम हो गया था, फाइनेंशियल सिस्टम पूरा जाम कर गया था, कुछ था ही नहीं, पूरा जैम हो गया था। ठीक है। अब एक इंडेक्स है DXY इंडेक्स, ये डॉलर की जो वैल्यू है उसको नापने के काम आता है, DXY इंडेक्स। अब इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो डॉलर के प्राइसेस हैं 9% से कम हुए हैं। एंड जब डॉलर के प्राइसेस सस्ते होते हैं, डॉलर सस्ता होता है, चीज़ें महंगी होती है। क्यों? रीज़न बहुत सिंपल है, एक्सप्लेन करता हूँ। और अगर चीज़ें महंगी होगी तो CRB भी महंगा होगा। CRB क्या है? जो हमने गुड्स की निकाल रखे, कुछ गुड्स इम्पोर्टेंट क्रूड ऑयल, गोल्ड, इन सब के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, डॉलर सस्ता हो जाएगा, लोग डॉलर को और से और ज़्यादा यूज़ करेंगे खरीदने के लिए। भैया डॉलर सस्ता है तो भैया गोल्ड खरीद लेते हैं, तो गोल्ड वाला अपना प्राइस बढ़ा देगा कि भैया पहले गोल्ड 1 ग्राम $1 का मिल रहा था, चलो लोगों का बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, डॉलर सस्ता हो रखा है, हम भी अपना प्राइस बढ़ा देंगे भैया। तो 1 ग्राम को भैया $5 के लिए कर दिया, तो इन्फ्लेशन यहाँ हो गया। सेकेंड रीज़न क्या है इंडिया के लिए कि RBI है ना, मार्केट से डॉलर खरीद लेता है, तो वे डॉलर खरीद लेता है RBI और उसको यूज़ करता है, तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। ठीक है। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ बोली थी कि भैया जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो 15% से गिरा है पीस की वजह से, जो भी पीस थोड़ी बहुत चल रही है उसकी वजह से 15% गिरा है। बट फिर भी जो CRB है 36% से बढ़ा है। क्यों? रीज़न बहुत सिंपल है। क्या? 3 रीज़न है इसके। पहला क्या, ऑयल के वजह से बढ़ तो रहे हैं, 15% गिरे हुए लेकिन बढ़ तो रहे हैं। गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, प्रेशियस मेटल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। थर्ड, डॉलर की वैल्यू कम हो रही है। डॉलर की वैल्यू कम हो रही है, प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, जस्ट अभी एक्सप्लेन करा था। ठीक है। अच्छा, अब समझते हैं कि भैया अमेरिका में इन्फ्लेशन क्यों आया। देखो स्टोरी समझो। फेडरल बैंक है, उसने नॉर्मल बैंक से, फेडरल बैंक या सेंट्रल बैंक, नॉर्मल बैंक से बॉन्ड खरीदे, नॉर्मल बैंक के पास फ्रेश डॉलर आए। क्लियर? ठीक है। और जब फ्रेश डॉलर आए उसने उसको दे दिया भैया लोन पर कि आप उधार रख लो। अब लोन, नॉर्मल पीपल ने लोन लिया, ठीक है, नॉर्मल लोगों ने लोन लिया। अब क्या हुआ, खर्चा किया तो डिमांड बढ़ी, सप्लाई क्या, सॉरी, इन्फ्लेशन बढ़ा। ये पूरा केस चल रहा है। ये स्टोरी को समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भैया अमेरिका में इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है। क्योंकि फेडरल बैंक नॉर्मल बैंक से बॉन्ड खरीद रहा है, बॉन्ड के बदले वो फ्रेश डॉलर दे रहा है, उस फ्रेश डॉलर को नॉर्मल बैंक उधार पे दे रहा है। उधार पे भैया लोग खरीद रहे हैं, जब वो लोग उधार पे चीज़ खरीद रहे हैं उसको खर्च कर रहे हैं, जब खर्च कर रहे हैं तो भैया डिमांड बढ़ रही है, जब डिमांड बढ़ रही है तो भैया इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इसलिए अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि क्या, कि भैया एक चीज़ है भैया मनी सप्लाई।
मनी सप्लाई मतलब कितना डॉलर कंट्री में आ रहा है, अमेरिका की बात कर रहा हूँ, इसको अपन M2 बोलते हैं। तो भैया जितना पैसा आएगा उतना इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो डिमांड बढ़ेगी। एग्जाम्पल के लिए भाई पैसा आ गया, लोगों के पास बहुत पैसा है, बोल रहे कि हमें गोल्ड चाहिए, तो गोल्ड की डिमांड बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो अगर मनी सप्लाई बढ़ेगा तो फिर इन्फ्लेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जैसे कॉन्सेप्ट आता है वेलोसिटी ऑफ मनी, कि मनी कितना ट्रांसफ़र हुआ है, मनी कितना घूमा है। एक अब एग्जांपल लेते हैं, आपका 100 रुपये, आपने उस 100 रुपये को भैया एक स्टेशनरी वाली दुकान को दिया, उस स्टेशनरी वाली दुकान ने भैया क्या करा, उसको जहाँ से वो सारा सामान लेता है होलसेल को दे दिया, होलसेल ने भैया उस पैसे को खर्च कर दिया मान लो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कि भैया मेरे को 100 रुपये किसी को देने थे, ऑटो राइड पे चला गया वो, तो पैसा 4 बार घूमा, 100 रुपये 4 बार घूमा, 400 रुपये की डिमांड हो गई, और इन्फ्लेशन भैया भयंकर वजह से बढ़ गया। तो जितना पैसा घूमेगा उतना इन्फ्लेशन बढ़ते जाएगा, क्योंकि भैया वही 100 रुपये 4 जगह काम आ रहे हैं, 4 जगह इसकी डिमांड हो रही। अब अमेरिका में क्या हो रहा है, अमेरिका में भैया मनी सप्लाई भी है, वेलोसिटी ऑफ मनी भी है, तो आप वहाँ पर सोच सकते हो कि भैया इन्फ्लेशन तो वहाँ पर बूम कर रहा होगा। ठीक है, ठीक है। और इससे WPI भी बढ़ रहा होगा। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर अपन को समझना पड़ेगा कि इंग्लैंड, अमेरिका, इंडिया, ये आपके तीनों क्या है भैया, कंज्यूमर कंट्री है। तो ये तीनों कंट्री भैया इम्पोर्ट ज़्यादा करती है एक्सपोर्ट से। तो इंडिया में क्या प्रॉब्लम आ रही है, WPI इंडिया के अंदर होलसेल प्राइस इंडेक्स 8.30 हो चुका है। ये कभी माइनस में था अभी कुछ साल पहले, लेकिन अभी 8.30 हो चुका है। क्यों? क्योंकि इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है एक्सपोर्ट से, ये रीज़न है। ठीक है, ठीक है भैया। अब हमें क्या लगता है भैया, इसका रीज़न क्या है, ऑयल। हाँ रीज़न है, लेकिन इकलौता रीज़न नहीं है, क्योंकि भैया बात करें चाइना की, चाइना तो खुद भैया 80%, 73%, 80% ऑयल इंपोर्ट करता है, लेकिन चाइना में तो कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। क्यों? क्योंकि भैया वो उसके एक्सपोर्ट ज़्यादा है, वो चीज़ें बाहर बहुत भेज रहा, केवल इंपोर्ट ही नहीं भैया, वो एक्सपोर्ट भी कर रहा है। ठीक है, ठीक। अब मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था स्टार्टिंग के अंदर कि जब अमेरिका के बुरे दिन होते हैं, इंडिया के अच्छे दिन आते हैं, क्यों? तो जब डॉलर के पैसे गिरते हैं, यानी अमेरिका के बुरे दिन आते हैं, तो इंडिया के अच्छे दिन इसलिए आते हैं भैया, क्यों? अब स्टार्टिंग में मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था कि जब अमेरिका के बुरे दिन आते हैं, डॉलर की प्राइसेस कम होती है, तो भैया इंडिया के अच्छे दिन आते हैं, ऐसा क्यों? मैं बताता हूँ। देखो, जब डॉलर की प्राइसेस कम होगी तो फिर डॉलर कमज़ोर होगा। भाई अब मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था स्टार्टिंग के अंदर कि डॉलर की प्राइसेस अगर गिरती है, अगर अमेरिका के बुरे हाल होते हैं, तो इंडिया का फ़ायदा होता है। क्यों? समझो, देखो डॉलर की सप्लाई कम हुई तो इसे डॉलर के प्राइसेस कम हुए। अब डॉलर के प्राइसेस कम हो गए तो क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। तो इन सबसे क्या होता है भैया, इंडियन रुपी बढ़ जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, मगर अभी ऐसा क्यों नहीं हो रहा, इसको समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना, क्योंकि भैया अभी भी अमेरिका के बुरे हाल हैं, उनकी वैल्यू, करेंसी की वैल्यू गिर रही है, लेकिन इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, अब मैं समझाता हूँ।
देखो हम डिपेंडेंट, हम डॉलर पे डिपेंडेंट है, हम इम्पोर्ट्स पे डिपेंडेंट है। तो हम पहला क्या है, डिपेंडेंट है। तो डॉलर भैया बाहर जाते हैं, डॉलर बाहर जाते हैं भैया, इंडिया के पास फॉरेन रिजर्व है ही नहीं। सेकंड भैया हम फॉरेन गुड्स कंज्यूम करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि भैया बाहर के गुड्स अच्छे होते हैं, स्टाइलिश होते हैं, गुड क्वालिटी होती है। लेकिन अभी इंडिया में अच्छी क्वालिटी क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया की बचत ही नहीं है। इंडिया में नॉट गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी है ही नहीं। क्यों? बचत है ही नहीं। ठीक है, ठीक है। अब ये था आज की वीडियो के अंदर। आज हमने देखा कि भैया अमेरिका में क्या हाल चल रहे हैं। अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, फॉरेन जो उनका रिज़र्व बैंक है, उनका जो सेंट्रल बैंक है वो बॉन्ड ख़रीदता है, नए डॉलर्स आते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता है। इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होता है, इंडिया कंज्यूमर कंट्री, इंडिया में क्या प्रॉब्लम आ रही है, हमने सब देखा। हमने काफ़ी सारे सवाल के जवाब भी दिए, CRB, फिर WPI, CPI, सब के बारे में आज हमने एक्सप्लेन करा। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, जय हिंद।